हम्म तो हमने क्या देखा? यस, हमने क्या देखा? सबसे पहले ऊपर से फोटोन गिर रहा है, यहाँ पे लाइट है, लाइट का सोर्स है, इससे लाइट आ रही है मतलब फोटोन आ रहा है, और जैसे ही फोटोन इस मेटल, ये जो आपका कैथोड है, राइट, ये बैटरी है ना, ये निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं। जैसे ही कैथोड के ऊपर लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो रहा है, इस मेटल का इलेक्ट्रॉन, ये मेटल का सरफेस है, राइट, कोई तो भी मेटल है कैथोड। सो द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन when exposed to light, this is the source of light, spontaneous emission of electron from metal when exposed to light is called photoelectric effect. Spontaneous emission of electron from metal surface when exposed to light is called as photoelectric effect. और हमने देखा कि ऊपर से फोटोन गिर रहा है, मतलब लाइट गिर रही है, मतलब क्या, फोटोन गिर रहा है। मान लीजिए इस फोटोन के पास 100 जूल एनर्जी है, तो इस 100 जूल पूरी की पूरी, जैसे फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है इस मेटल के, वो पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन ने उसमें से 30 जूल एनर्जी खुद को यहां से बाहर निकालने के लिए लगा दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर भी निकलना होगा ना, तो मेटल सरफेस उसको नहीं छोड़ता, मतलब इलेक्ट्रॉन को मेटल से बांधा गया है, एक बॉन्ड है किसी तरीके का, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 30 जूल एनर्जी वेस्ट हुई। अब कितनी बची है इलेक्ट्रॉन के पास? फोटोन ने 100 दी थी, उसमें से 30 जूल तोड़ने के लिए, और बची कितनी? 70 जूल। अब वो 70 जूल एनर्जी लेके ये भागता है, मतलब ये 70 जूल एनर्जी, मतलब बची हुई एनर्जी, एक्ट्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 70 जूल एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन भागने लगता है। सो 70 जूल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, और ये भागता है और इधर जाता है, इधर से फिर ये बैटरी इसको खींचती है, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है। तो हमने देखा कि ऊपर से फोटोन से मान लीजिए 100 जूल एनर्जी गिरी, उसमें से 30 जूल उसने मेटल से खुद को डिटैच करने में लगा दी, और बाकी जो 70 जूल बची उस एनर्जी से वो भागने लगा, मतलब उस काइनेटिक, मतलब वो भागने लगा है, मतलब उसके पास कोई तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो फोटोन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की है ना, वो है ये 70 जूल। तो ऊपर से गिर रहा है फोटोन और मेटल से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर से गिर रहा है फोटोन, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन मैं ईपी बोलता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन। दिस इज इक्वल टू ये निकलने के लिए, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस से खुद को डिटैच करने के लिए जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ, सॉरी, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। सो दिस इज द वर्क फंक्शन, डब्ल्यू कहते हैं इसको, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और जो एनर्जी बची है, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल से डिटैच होने के लिए कितनी एनर्जी लगी। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया क्या? बोलो जरा, ये समझ में आया? ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन हमको पता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एच इंटू न्यू, फिर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल को डब्ल्यू ही लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये भी नीचे वाला समझ में आया? बोलो एक बार, नीचे वाला। हम्म तो चलो, तो इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन दिया था, इसे ही बोलते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आइंस्टाइन्स
इक्वेशन, ठीक है, आइंस्टाइंस इक्वेशन। इस इक्वेशन के ऊपर हमको कई सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। अब मान लो, अब कुछ और बातें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। अब वो बाकी का छोड़ दो, ये देखिए, ये है आपका कैथोड, ये है आपका एनोड। कैथोड, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी फोटोन ऊपर से गिर रहा है, ये फोटोन लाइट का, फोटोन गिरता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मतलब जैसे ही फोटोन गिरता है बहुत तुरंत बाद ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, आज फोटोन गिरा कल परसों निकल गया इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात हो गई पहले, ठीक है। चलिए, पहली बात क्लियर है। चलो अब दूसरी बात, सो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। अब इलेक्ट्रॉन को इधर से निकलने के लिए कम से कम एनर्जी 30 जूल चाहिए। अब ऊपर से अगर 100 जूल वाला फोटोन गिरा तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 30, मतलब ये फोटोन की एनर्जी अगर 100 जूल है और इलेक्ट्रॉन मतलब निकलने के लिए 30 जूल लगती है, तो बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितनी बची? 70। अब मान लीजिए ऊपर से 80 जूल वाला फोटोन गिरा, तो निकलने के लिए तो 30 है, उतनी तो लगनी ही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी बची अभी, जिस एनर्जी से वो भाग सकता है? बोलो जरा, कितनी बची? 80 जूल वाला फोटोन अगर ऊपर से गिरता है तो 50 जूल बची। तो अगर ऊपर से गिरने वाला फोटोन, उसकी एनर्जी कम हो गई, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी कम हो जाती है। अब मान लो ऊपर से 60 जूल, सॉरी 40 जूल वाला फोटोन गिरा ऊपर से, तो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भागेगा? बोलो बोलो एक बार। 10 जूल से, क्योंकि 30 जूल तो उसको लगने ही वाली है, 10 जूल से भागेगा। उसके बाद अगर मान लो 30 जूल वाला फोटोन गिरा ऊपर से, तो कितने जूल से भागेगा? सॉरी 30 जूल तो लगने वाली है, तो भागे मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी बची भागने के लिए? कुछ भी नहीं, 0, इट विल नॉट रन। अब मान लो 20 जूल का फोटोन गिरा, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर से मतलब मेटल से बाहर निकल पाएगा? नो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पाएगा, तो ये आगे की तो बात ही नहीं आती। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम 30 जूल चाहिए ना भाई, तो 10 जूल का अगर गिरा तो भी नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी विल बी जस्ट एब्जॉर्ब इन द मेटल सरफेस, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आपको समझ रहा है कि ऊपर से फोटोन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए ऊपर से कम 30 जूल वाला इलेक्ट्रॉन तो गिरना ही चाहिए, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम photons having less than 30 जूल एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी भी होगी ना इनकी कुछ, मतलब जैसे जैसे एनर्जी कम हो रही है फोटोन की, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है या बढ़ रही है? बोलो। जैसे जैसे एनर्जी कम होती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कमी होगी ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो मान लीजिए इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी 10, इसकी 8, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 4, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 3, 2, 1। तो आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कहां से कहां तक होता है? यहां से यहां तक ही होता है, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होता। मतलब इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस, मेटल सरफेस। तो सिंपल सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली अप टू दिस फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। लेकिन इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता ही नहीं है। सो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम से कम इतनी तो चाहिए ही, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। अब मुझे और एक बात बताओ, और एक बात यहीं पे बताओ, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है? वेवलेंथ कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी? जैसे जैसे हम मतलब ऊपर जो बल्ब लगाए ना, ये इसकी ना हम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम कर रहे, तो वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। सही बात है ना? हाँ, तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। मान लीजिए इसकी कच 10 20 है तो वेवलेंथ बढ़ेगी 21 25 ऐसे कुछ होती जाएगी, 26, इसकी होगी कुछ 30, इसकी होगी कुछ 34 ऐसे। तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी घट रही है लेकिन वेवलेंथ बढ़ती है ना उसकी। तो इस वेवलेंथ से आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये कम से कम नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा है। जरा ठीक से देखो, ये कम से कम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन इस वेवलेंथ को हम कम से कम इतनी वेवलेंथ नहीं बोल सकते, ज्यादा से ज्यादा इतनी तो वेवलेंथ चाहिए ही, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं चलेगी वेवलेंथ। अरे इन बातों को समझो। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? कम से कम इतने तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। एनर्जी को क्या बोलेंगे? अरे कम से कम इतनी तो एनर्जी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं, सॉरी उससे कम पर नहीं। फ्रीक्वेंसी को भी वैसे ही बोले, अरे कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए तुम्हारे पास तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, उसके उससे कम है तो नहीं। लेकिन वेवलेंथ को ऐसा नहीं बोल सकते कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा इतनी वेवलेंथ चाहिए। ये बात समझ में आई क्या? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कहां पे कम से कम बोलना चाहिए और कहां पे ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए? फोटोन के लिए भी हम मिनिमम एनर्जी ऐसा वर्ड यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वेवलेंथ के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता उसे भी कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आपने क्या क्या देखा? एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पॉन्टेनियस है, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गिरता है वैसे इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटोन जैसे ही गिरता है स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। उसके बाद उसके बाद यहां पे एक बात याद रखना है, जो अल्कली मेटल्स रहते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहता है। अल्कली मेटल्स जो आपको पीरियोडिक टेबल है ना वहां पे डिटेल में हो जाएगा जब ये चैप्टर होगा, तो ये वाला यहां से इलेक्ट्रॉन, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। इसलिए इनको निकालने के लिए फोटोन की एनर्जी भी कम लगती है, यानी फ्रीक्वेंसी भी कम लगती है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अल्कली मेटल वाले की कम रहती है, बहुत कम रहती है, क्योंकि उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है। वो पीरियोडिक टेबल में ही समझेगा, अभी टेंशन मत लो। बस अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसीलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उनकी कम रहती है। बहुत जल्दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देते हो कम फ्रीक्वेंसी पर ही। उसके बाद है स्पॉन्टेनिटी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब तीसरी बात, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात तीसरी बात है इंटेंसिटी ऑफ बल्ब। देखिए, इंटेंसिटी बड़ी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सही बात है ना? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले मतलब करंट भी ज्यादा बहने लगेगा, क्योंकि करंट होता है ना। ये देखिए, इस तरीके से ट्यूब बनाई थी हमने, ये इस तरीके से बैटरी लगाई थी इसको, तो ये करंट बहने लगेगा, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा तो करंट भी ज्यादा। सो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। चलो ये भी समझ में आया क्या? बोलो।
फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट। थ्रेशोल्ड, अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ाओ, इस बल्ब की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, राइट। अगर 100 की जगह पर 200 का फोटोन डालोगे तो 30 तो इसको निकलने के लिए लगी, 170 से भागेगा, इतनी काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे बाहर, और करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी नहीं। फ्रीक्वेंसी से एक ही होता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इस गिरने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, 200, 300, 400, और जितनी इस गिरने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी उतनी स्पीड से ये भागेगी। लेकिन स्पीड बढ़ने से कुछ नहीं होता, स्पीड बढ़ने से करंट नहीं बढ़ता, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने चाहिए। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकल सकता है, उसके पास कितनी भी एनर्जी हो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकल सकता है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बताया, आइंस्टाइन का इक्वेशन भी बताया मैंने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस इतना ही है। क्या क्या है देखो, एक तो सबसे पहले आइंस्टाइन का इक्वेशन, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, जो गिरने वाले फोटोन की एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मतलब निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है एनोड की तरफ। इसका फॉर्मूला तो ये है, वर्क फंक्शन को तो W ही लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, मास भी इलेक्ट्रॉन का ही है, भूलना नहीं। सो दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। दूसरा हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तीसरा हमने देखा कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू नॉट बोलेंगे हम इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, गिरने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं दिखाई देता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which photoelectric effect is observed. वैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ बिलो विच photoelectric effect is observed, और above which photoelectric effect is not observed. और चौथा है photoelectric current is directly proportional to intensity. ये सब बातें याद रखनी। अब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, आपको पता है ये गिरने वाला जो ऊपर से फोटोन है उसकी एनर्जी है, ये है वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv²। ये भागने वाले फोटोन की, सॉरी, ये भागने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। अब इसको मैं इधर लेके जाता हूं, तो h इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ mv²। तो इस 2 को मैं इधर लेके आता हूं, तो 2h इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू mv²। और इस मास को अब नीचे, इसके नीचे लेके आता हूं, तो 2h इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन मास इज इक्वल टू v²। तो सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू क्या आता है, इस v को इधर से ही लिख देता हूं आप, तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2h इंटू न्यू वर्क फंक्शन अपॉन m। तो इस तरीके से ये आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आता है। चलो, ये फॉर्मूला भी समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला समझ में आया क्या? तो ठीक है, एक काम करो, आप पहले ये वाला पेज लिख लो, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लो पूरा, यहां तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख लो, मैं वो आपको सॉल्व करके दूंगा। चलो, इसके लिखने में एक गलती हुई है, ये ना एच न्यू नॉट होना चाहिए यहाँ पे, मतलब वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? एच न्यू नॉट।
ये गलती हुई। ये न्यू मतलब है गिरने वाले फोटोन की एनर्जी, और न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये गलती सुधार लो। चलो ये देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमको क्या क्या करना है देखो, इसमें बोला क्या गया है, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 100 जूल strikes a metal surface of work function 80 joule. So this is the energy of photon. Given that energy of photon is 100 joule, work function of metal is 80 joule, then find kinetic energy. हमको kinetic energy find out करनी है, और भी बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो वो क्या कहता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। इसको मैंने बस इधर लेके गया। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, 100 जूल, वर्क फंक्शन है 80 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई आपकी 20 जूल। चलिए पहला वाला क्लियर है, ये पहला वाला क्लियर है क्या? उसके बाद हमको फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी का ये तो फॉर्मूला होता है, तो इस 2 को इधर लेके आऊंगा मैं। सो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो ये मास को भी नीचे लेके आऊंगा। अब इक्वेशन को अगर फ्लिप कर दूंगा तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 के ई अपॉन मास, और इस स्क्वायर को निकाल दूंगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, काम खत्म। सो v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है हमारी, देखिए ये देखिए 20 जूल आई है, राइट, अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमने लिखवाया है, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻² कितना है, बोलो जरा, बोलो एक बार, 10⁻² कितना है, भूल गए? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखवा के दिया था ना बेटे। नहीं, वो चार्ज है बेटा, -19 चार्ज है, मास है -31। देख लो जरा, मैंने वो टेबल आपको जो लिखवा के दिया है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज 2, यानी कि ये तो हो गया आपका 40 अपॉन 9.1 इंटू ये ऊपर जाके प्लस होगा, इस 0 को निकाल दोगे तो ये 31 का 32 हो जाएगा। अब आपका आ गया ये 4 डिवाइडेड बाय 9.1, और 32 को अगर बाहर निकालोगे तो 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 9.1, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9.1 का स्क्वायर रूट नियरली 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। चलिए यहाँ पे एक गलती हुई है, मतलब क्या गलती है कि किसी की वेलोसिटी 10⁻16 नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट की स्पीड है 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इससे आगे किसी की स्पीड नहीं होती, लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसा मान लो, ठीक है। गलती मतलब प्रॉब्लम में गलती नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लाइट से ज्यादा स्पीड किसी की होती नहीं। लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो नो प्रॉब्लम, यही आपका आंसर आएगा। तो ये कितना होगा, 0.666 इंटू 10⁻16। दिस इज द स्पीड ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? जो पढ़ाया मैंने अभी ये क्वेश्चन, किस तरीके से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की हमने, बोलो, कम ऑन बोलो,
कितनी देर, कितनी देर? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमको पता है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क फंक्शन कितना है भाई? वर्क फंक्शन 80 जूल है, देखिए ये वर्क फंक्शन इज 80 जूल divided by h. H is Planck's constant, that is 6.6 into 10 raised to minus 34 is equal to क्या हो गया ये 80 into 10 raised to 34 ऊपर आके प्लस हो गया, तो ये आपका बन गया नीचे 6.6। तो ये आपका बन जाता है, अगर मैं 8 लिख देता हूं इसको, तो ये 34 का 35 हो जाएगा और डिवाइड बाय 6.6, राइट। अगर 11 से इसको काटते हैं दोनों को, मतलब इस पॉइंट को अगर इधर हटाता हूं तो ये 36 हो जाएगा। फिर आपको पता है ना ये सब लॉ मैं जो कर रहा हूं ना, ये पॉइंट को आगे करना फिर 36 करना, अरे समझ रहा है कि नहीं बोलो इसको? ये सब लॉज ऑफ इंडाइसेस है बेटा, लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो 8 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 10 रेज टू 36 इज इक्वल टू, अब 11 से इसको काटो, 11 6 जा 66, यहाँ पे क्या करना होगा 0.80 हो गए, 11 7 जा 77, 3 बचे 30 हो गए, 11 2 जा फिर 11 7 जा 0.727, तो आपके पास आया 0.727 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू 36। तो फाइनली क्या आएगा 0.6 1 जा 6, एक रिमेनिंग 12 हो गए, 6 2 जा 12, फिर 6 1 जा 6। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं, इतना भी एक्यूरेट कर दिए तो भी बस हो गया। सो आपका आंसर आता है 0.121 इंटू 10 रेज टू 36। पॉइंट को इसको इधर अगर लेकर जाओगे 1.21 इंटू 10 रेज टू 35 हो जाएगा। सो दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ गिवन मेटल। चलो वर्क फंक्शन समझ में आया, बोलो एक बार। वर्क फंक्शन सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आई कितनी है, किस तरीके से निकाली हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ऊपर से जो फोटोन गिरा है उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए ऊपर से जो फोटोन गिरा है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है क्वांटम थ्योरी के अनुसार, एच इनटू न्यू। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, पता है ना आपको? देखिए भूलना नहीं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला एच इंटू न्यू, इसका फॉर्मूला है एच इंटू न्यू नॉट, और ये तो एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। सो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय एच। तो गिरने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी है मुझे बोलो जरा एक बार चैट करके, गिरने वाले फोटोन की एनर्जी, जो ऊपर से फोटोन गिरा है उसकी एनर्जी कितनी है, प्रॉब्लम में देखकर बताओ मुझे। भूलना नहीं, ऊपर से फोटोन गिरता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकलने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो ऊपर से जो, हाँ यस 100 जूल, 100 जूल इज द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग फोटोन। सो दिस इज 100 जूल डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। ये 10 रेज टू माइनस 34 ऊपर जाके 10 रेज टू 34 हो जाएगा, नीचे है 6.6 इज इक्वल टू इसको 10 लिख देता हूँ डिवाइड बाय 6.6 इंटू 10 रेज टू 35 हो गया, क्योंकि एक जीरो मैंने हटा दिया तो ये 35 बन जाता है 34 से।
और चलिए अब इसको काट दो कुछ तो करके, मैं थोड़ी अब बताऊंगा ये पूरा का पूरा, ये प्रोसीजर तो आपको आती है, ये नियरली कुछ 1.4 1.5 आ जाएगा इंटू 10⁻35 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। चलिए ये भी समझ में आया किस तरीके से हमने क्या 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 निकाला इस प्रॉब्लम में, बोलो जरा यस और नो, राइट। तो ठीक है, आज हमने क्या देखा, जब भी मेटल के ऊपर फोटोन गिरता है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ऑफ कोर्स इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तो इस फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये स्पॉन्टेनियस होता है। दूसरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई नहीं देता। तीसरा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। उसके बाद आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का है, ये मेटल का है, ये फोटोन का है। अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा जाए तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज h into nu, where nu is the frequency of falling photon. Work function is h into nu naught, where nu naught is the threshold frequency of metal, and kinetic energy is half mv square. चलो इस तरीके से आपको ये पूरा आना चाहिए। ओके, बाय बाय, लिख लो आप, मीटिंग को एंड करते हैं।